Assalamu alaikum to everyone who is watching this video lecture. This is Waqar from Camera International Science College at Talakam. Welcome to all the student classroom training इस वीडियो लेक्चर में एंड आई होप इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से डिलीवर किए गए हैं या सर मुमताज़ साहब की तरफ से डिलीवर किए गए हैं वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी और उनके नोट्स बनाने की आपने कोशिश की होगी। स्टूडेंट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कोड इन लास्ट लेक्चर। मैं कोड पे बात कर रहा था और उसको मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको समझाया कि कोड का इस्तेमाल व्हेन वी वांट टू शो एबिलिटी और पॉसिबिलिटी इन पास्ट वी आर बाउंड टू यूज़ कोड। जब हम माजी के अंदर अपनी किसी इम्कान को ज़ाहिर करना चाहते हैं या ताकत को ज़ाहिर करना चाहते हैं, टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए, तो देयर वी आर बाउंड टू यूज़ कोड। Right now I am moving towards another topic which is also very important regarding English language, and this topic is use of imperative sentences. Dear student, there are 4 types of sentences. If we talk about English language, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो सेंटेंसेस की 4 मेजर काइंड हैं जिनको आगे मज़ीद बुक्स के अंदर फर्दर डिवाइड किया जाता है, 6 या 8 बना दी जाती हैं। बट एक्चुअली आई रेफर टू अ पर्सन रैन एंड मार्टन। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ रैन एंड मार्टन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस होता क्या है, थोड़ी सी बात ये आपको पता होनी चाहिए कि सेंटेंस किसको कहते हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सेंटेंस के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। नंबर 1, ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी एक तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, और जो दूसरी चीज़ है वो है कंप्लीट सेंस। यानी सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड, जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड इनफ नहीं है। You cannot say when there is a group of word that this particular thing is sentence. You cannot say। क्यों? group of word तो बिखरा हुआ भी हो सकता है। मिसाल के तौर में एग्जांपल देता हूँ, he, was, ill, I, me, too, ये भी group of word है, but this cannot be called sentence। क्यों? ये complete sense नहीं दे रहा। तो जो sentence की तारीफ है वो ये होती है, डेफिनेशन ये है, एक तो group of word होना चाहिए और दूसरा वो it makes complete sense, वो मुकम्मल तौर पे बंदे को समझ आ जाता है। यानी आप इसकी तारीफ अगर सिंपल देखी जाए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी एक ऐसा लफ्ज़ों का मजमूआ जो आपको मुकम्मल समझ आ जाए वो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, वो सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए सेंटेंस को जब हम डिवाइड करते हैं तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 जो सबसे पहले है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एवरीबॉडी प्रेजेंट्स स्टेटमेंट, वो अपनी स्टेटमेंट को बयान करता है, वो अपनी स्टेटमेंट के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे इसकी एक नई किस्म बना दी जाती है, क्योंकि स्टेटमेंट में भी पॉजिटिव, स्टेटमेंट में भी नेगेटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे ही इज गोइंग टू कराची, इज गोइंग टू कराची, ये पॉजिटिव है। ही इज नॉट गोइंग टू कराची, तो ये क्या बन गई, ये नेगेटिव बन गई। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पहली किस्म है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और जो दूसरी किस्म है वो है इंट्रागेटिव सेंटेंस। यानी यहाँ पे देखिए अब 2 काइंड डिस्कस होगी। इंट्रागेटिव भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये सारी जो आपको मैं बात समझा रहा हूँ इसके लिए इसलिए समझा रहा हूँ कि ये उसके अंदर शामिल है। जो 3rd काइंड है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और इसकी जो 4 है वो एक्सक्लेमेटरी है। तो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ ब्यूटीफुल टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। वो क्या है इंपेरेटिव, इसको हुक्मिया फ़िक्रे भी कहा जाता है, हुक्मिया फ़िक्रात भी इसको क्या देते हैं। अब ये है क्या, इसके अंदर कितनी चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले नंबर 1 कमांड। आप जब किसी को व्हेन यू आर गोइंग टू ऑर्डर समवन अबाउट समथिंग, आप किसी को कोई कमांड करने जा रहे हैं, कोई हुक्म देने जा रहे हैं, कोई ऑर्डर देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको यू विल हैव टू यूज़, यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस के सेंस में आपको जुमले बनाने पड़ेंगे। यानी कमांड इज इंक्लूडेड इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और जो दूसरी चीज़ है इसके अंदर, कमांड को आप उर्दू के अंदर देखें तो सिंपल हुक्म आप कह सकते हैं। सेकंड रिक्वेस्ट, अगर आप किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, जिसे आप एंट्रिटी के नाम से भी जानते हैं। यानी व्हेन यू आर हम्बल, आप किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई दरख्वास्त कर रहे हैं, तो दैट रिक्वेस्ट इज आल्सो इंक्लूडेड इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। रिक्वेस्ट भी किसके अंदर होती है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट नंबर 3 पे आप प्रे को भी ऐड कर सकते हैं, और नंबर 4 आप इंट्रीटी भी ऐड कर सकते हैं।
एंट्रिटी क्या होती है? इल्तजा, यानी जब आप बात रिक्वेस्ट से आगे बढ़ जाए, आप बहुत ज़्यादा आजिज़ हो जाएं। मिसाल के तौर पे बाज़ का तो रिक्वेस्ट जो है वो बराबरी पे की जाती है, एक जैसे से रिक्वेस्ट हो सकती है, लेकिन जहाँ पे बराबरी ना हो वहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं होती, वहाँ पे एंट्रिटी होती है। मिसाल के तौर पे जब हम अल्लाह के हजूर जाते हैं तो हम रिक्वेस्ट नहीं करते, दरख्वास्त नहीं करते, हम इल्तजा करते हैं। जब आपसे कोई बहुत आला है तो उसके सामने आप दरख्वास्त नहीं करते, उसके सामने आप क्या करते हैं? आप उसके सामने इल्तजा करते हैं। तो ये चार चीज़ें, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रे एंड एंट्रिटी, दीज 4 थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जब भी किसी जुमले के अंदर ये चार चीज़ों में से किसी एक का सेंस मौजूद है, देन यू आर बाउंड टू यूज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। द स्ट्रक्चर ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस विल बी यूज्ड टू मेकिंग दो सेंटेंसेस। अब स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो आपने समझनी है कि आपने परेशान नहीं होना, you should not worried about it, because all types of command, whether it is command or request or pray or entreaty, 4 types of ये जितने भी टाइप्स हैं इसकी, ये सारे के सारे बनाए एक ही तरीके से जाएंगे। तो कोई इशू नहीं है कि आप ये कंफ्यूज हो जाएं कि ये रिक्वेस्ट थी, कमांड था। नो, देयर इज नो इशू एट ऑल। यानी ऑल टाइप्स, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रे, सबको एक ही फॉर्मेट के जरिए बनाया जाएगा। तो इसलिए किसी किस्म का कोई इशू नहीं कि आपको इंडिकेट करना पड़े कि जुमला रिक्वेस्ट का था, कमांड का था, तो वो आपने परेशान नहीं होना। अब वो आपको सेंस समझ आ जाएगा जब आप उर्दू का जुमला पढ़ेंगे। अब इसको बनाने का तरीकाकार क्या है? व्हाट इज द मैथड, व्हाट इज द टेक्निक ऑफ टू मेक दिस सेंटेंसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो रूल है इसका, रूल नंबर 1, वो ये है कि स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी इन जुमलों का आगाज़ ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से होता है। सिंपल सी बात है, आपने उर्दू का जुमला देखना है एंड यू विल ट्राई टू इंडिकेट द वर्ब इन उर्दू लैंग्वेज। उर्दू के जुमले में आपने क्या करना है? इंडिकेट करना है वर्ब को, और फिर उसकी जो फॉर्म है वो आपने स्टार्ट में लिख देनी है। तो आगे बाकी सारा जो जुमला है उसका बाकी पार्ट आपने लिख देना है। बड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो रूल नंबर 2 है वो है नेगेटिव से रिलेटेड। अब इसकी जो नेगेटिव है, अच्छा बेसिकली इसके अंदर सब्जेक्ट यू होता है जो कि हज़फ कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इसकी मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। मेहनत करो, वक्त पर स्कूल आओ, वक्त पर कॉलेज आओ, बड़ों का एहतराम करो। ये सारे क्या हैं? ये सारे आप या तो कमांड कर रहे हैं या आप किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे कलम दे दो, प्लीज़ मुझे कलम दे दो, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या है? आप किसी सेकंड पर्सन को कह रहे हैं ना। You are the first person and you are saying this to second person, यानी आप दूसरे बंदे को कह रहे हैं। अब जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो दूसरा बंदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं, और वो क्या होता है? यू होता है। बेसिकली इसके अंदर सब्जेक्ट यू होता है जिसको हज़फ कर लिया जाता है, यानी बोला नहीं जाता उर्दू लैंग्वेज के हवाले से, तो फिर उसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी नहीं इस्तेमाल किया जाता बेसिकली। अब जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, वहाँ पे इन प्रेजेंट इंडेफिनिट व्हेन यू ट्राई टू मेक सेंटेंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और अफर्मेटिव टू नेगेटिव, यू आर बाउंड टू यूज डू नॉट। अब समझ आया कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कहते हैं कि तुम स्कूल नहीं जाते, यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। अब यही आपने क्या किया? यू ख़त्म कर दिया, तो अब ये डू नॉट से बन जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो यू होता है, बट उसको एब्सोल्यूट कर दिया जाता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है हज़फ कर लिया जाता है, उसको बोला ही नहीं जाता, बताया ही नहीं जाता। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस विच इज़ नाउन एज पॉजिटिव, अक्सर बुक्स के ऊपर पॉजिटिव लिखा होता है, तो ये आपने याद रखना है। बेसिकली लैंग्वेज के अंदर इसे अफर्मेटिव कहते हैं, जिसे आप उर्दू के अंदर मुस्बत फ़िक्रात कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं उर्दू का एक सेंटेंस लिखता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 3 सेंटेंस लेने लगा हूँ। मेहनत करो, बड़ों का एहतराम करो। अब ये नसीहत है। इसके अंदर आप नंबर 5 ये भी ऐड कर सकते हैं कि आप नसीहत को भी, जिसे आप सजेशन के मानों में भी ले सकते हैं, या आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं आके बात करता हूँ इसमें। नसीहत की याद, एडवाइस, एडवाइस, नसीहत, एडवाइस, सी सी
जी स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। तो इसके अंदर नसीहत भी शामिल है, यानी एडवाइस। तो ये पांचों चीजें इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। बड़ों का एहतराम करो, मेहनत करो, मेरी मदद करो। अब डियर स्टूडेंट यहां पे देखें कि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू करना है, तो आप सबसे पहले इसके अंदर इंडिकेट करेंगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है क्या। अब ये पूरा का पूरा मेहनत करो, एहतराम करो, मदद करो, ये तीनों के तीनों वर्ब हैं। अब इन्हीं की आपने इंग्लिश स्टार्ट में लिख देनी है, बाकी हिस्सा लिख देना तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। मेहनत करो तो वर्क, ये वर्क फर्स्ट फॉर्म है, और हमेशा ये वर्क जो है वर्क होता है, इसके साथ कभी भी वर्क्स आप नहीं कर सकते। यानी एक काम जब लिखना है तो वर्क, दो कामों के लिए आप वर्क्स नहीं कह सकते, ये भी याद रखिए। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप वर्क की जमा वर्क्स नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको उसके लिए कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, डीड्स लाना पड़ेगा, कोई और चीज़ लानी पड़ेगी, एक्टिविटीज़ लाने पड़ेगा। वर्क को आप वर्क्स के अंदर पीसेस आप इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप वर्क को वर्क्स के कन्वर्ट नहीं कर सकते। वर्क हार्ड, तो ये जुमला कंप्लीट हो गया, सिंपल। बड़ों का एहतराम करो, एहतराम करना, रिस्पेक्ट, फर्स्ट फॉर्म रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट द ओल्डर्स। इसमें एल्डर्स नहीं कहना, एल्डर जो होता है वो करीबी रिश्तेदार जो आपके घर के अंदर फैमिली के मेंबर हैं, उनका जब आप कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे आप एल्डर कहते हैं। जब ओवरऑल आप बड़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे आप ओल्डर कहते हैं। रिस्पेक्ट द ओल्डर्स। नेक्स्ट, मेरी मदद करो, मदद करो, हेल्प मी। अब ज़रा गौर करें, वर्क फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, रिस्पेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जितने ये सेंटेंसेस हैं ये किस से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से। अब नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। अक्सर इसमें भी गलती नज़र आती है बुक्स के ऊपर। मनफी फ़िक्रात, मनफी फ़िक्रात कोई नहीं होते, मनफी कॉन्सेप्ट है मैथ का, वो माइनस होता है। ये नफ़ी है, बात की हमेशा निगेशन होती है, नफ़ी की जाती है। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट ईयर क्लास का रूम है, और आप कहते हैं नहीं सर ये फर्स्ट ईयर का नहीं, ये सेकंड ईयर का है। तो आपने मेरी बात को माइनस नहीं किया, ना ही सब्सट्रैक्ट किया, ना उसको माइनस किया, ना उसको मनफी नहीं किया, बल्कि आपने मेरी बात की नफ़ी की है। तो ये नफ़ी फ़िक्रात होते हैं, बुक्स के अंदर ये लिखा होता है, तो ये कम इल्मी की वजह से गलत लिखा होता है। तो ये आज के बाद आपने इसको मनफी नहीं कहना, नफ़ी कहना। तो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड अबाउट इट, कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले आप क्या लगा दोगे, डू नॉट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं को ही हम ले लेते हैं, एक डू नॉट टीज मी, यानी मुझे तंग ना करो, मेरे साथ पंगेबाजी ना करो, डोंट टीज मी। इसको अक्सर मुख्तसरन ऐसे कहते हैं, डोंट टीज मी, या डोंट, जिसे आप डू नॉट कहते हैं, डोंट डिस्टर्ब, यानी मुझे परेशान ना करो। तो अब देखो दोनों के अंदर हमने क्या किया, डू नॉट का इस्तेमाल स्टार्ट पे किया। तो इस तर्ज के अंदर जो इंट्रागेटिव है वो बन ही नहीं सकते, इसके अंदर सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसके अंदर आप इंट्रागेटिव सेंटेंसेस फॉर्मेट नहीं कर सकते, उसको नहीं बना सकते। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप अच्छी तरह से देखेंगे, इसको समझेंगे और इसको डिस्कस करेंगे और इसके नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे यू विल नॉट बी एबल टू मीट योर कोर्स। इफ़ यू वांट टू मेक your study better and best, then you will have to make notes regarding these lecture. अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।